सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। तो कैसे हैं भाई सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत शानदार होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बहुत शानदार ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज आपका रैंकर्स 7.0 जो एक हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसका आज पहला क्लास है, डेमो क्लास है और बहुत जबरदस्त और एक बहुत ही बेहतरीन क्लास आपका रहने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और सीएचएसएल के एग्जाम के लिए आप सभी लोगों को कमर कस लेनी है। बहुत जबरदस्त तरीके से आपको तैयारी करनी है, बहुत शानदार तरीके से। जितने भी हमारे फ्यूचर में एग्जाम्स आने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए, उन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमारा ये रैंकर्स 7.0 बैच चलेगा। तो एक बार सबसे पहले मैं सभी साथियों से कहूँगा कि सभी एक बार जल्दी से ये जो लाइक का बटन है वो दबा दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। एक बहुत शानदार, एक बहुत खूबसूरत सी क्लास आप सभी लोगों को देखने को मिलने वाली है। बहुत ज़बरदस्त क्लास मिलने वाली है। बहुत शानदार क्लास रहेगी। देखिएगा, कॉमेडी एक्स वाई कह रहे हैं सर आपके रिकॉर्डेड बैच से सीजीएल निकल जाएगा कि नहीं? इंग्लिश की पूरी ज़िम्मेदारी मेरी है। अगर आपने कोई भी बैच परचेज़ कर रखा है, चाहे वो रैंकर्स 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या जो आज से स्टार्ट हो रहा है 7 हो या फिर हमारा रिकॉर्डेड बैच हो। गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हो अगर आपने प्रॉपर ढंग से जैसे बताया है, जैसे चीजें पढ़ाई जा रही हैं, अगर वैसे तैयारी करी है 101%। मैं आप लोगों को मैं अक्सर करके स्क्रीनशॉट्स वगैरह कम डालता हूं, बहुत रेयर ऐसा होता है कि मैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर करूं। लेकिन अगर मैं स्क्रीनशॉट्स अगर शेयर करने लगा तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे कोई भी बैच लिया, सीजीएल के लिए अच्छे से तैयारी करी और उनका अभी सीडीएस का पेपर देने गए। बहुत सारे, कम से कम 25-30 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीजीएल की तैयारी करी थी हमारे बैच से और सीडीएस का पेपर देने गए और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने सीडीएस को भी क्लियर करा। यानी कि न सिर्फ सीजीएल में सिलेक्शंस होते हैं बल्कि में सीडीएस हो गया, बहुत सारे बच्चे एनडीए वाले भी हैं, ठीक है, वो भी तैयारी करते हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत सारे सिलेक्शंस होते हैं। सीजीएल तो एकदम टारगेट हम करके चलते ही चलते हैं। एसएससी एग्जाम्स तो सारे के सारे हैं ही, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स बच्चों के क्लियर होते हैं। सीडीएस का जो लेवल होता है ना, डिफेंस का जो एग्जाम होता है, बहुत शानदार लेवल होता है। अगर उसको आप क्लियर कर पा रहे हो, उसको स्टूडेंट्स क्लियर कर पा रहे हैं, तो सीजीएल तो बहुत पीछे की चीज है। सीजीएल में इंग्लिश उससे काफी ईजी आती है। हम आपको जीरो लेवल से और टॉप लेवल तक का पूरा इंग्लिश पढ़ाते हैं। इसका मतलब यही है कि आपकी कंप्लीट इंग्लिश की जिम्मेदारी हमारी है। बस आपको मेहनत करते रहना है। जो चीजें बताई जाएंगी, जैसे जैसे बताई जाएंगी, अगर आप वैसे ही करते रहोगे तो आप सभी लोगों को बहुत शानदार ढंग से किसी भी एग्जाम में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम इंग्लिश में नहीं आएगी। ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। मैं साथ ही साथ में एक चीज की जिम्मेदारी और लेता हूं। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जिसको कोई भी चीज अगर समझ नहीं आती है, मैं हमेशा फोकस्ड रहता हूं। जब जैसे ऐप पे जब क्लासेस चल रही होती हैं, हमेशा फोकस्ड रहता हूं कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो उसको क्लियर करके चलें, ठीक है। सो पूरी तरीके से फोकस रहता है। तो भाई आज की क्लास को करेंगे शुरू। और क्लास को कहां से स्टार्ट करने वाले हैं भाई? स्ट्रेटजी से स्टार्ट करेंगे कि भाई किस तरीके से टॉपर बनने की आपकी स्ट्रेटजी रह सकती है, ठीक है। सो एक बार जल्दी से भाई, फिर से एक बार जल्दी से, जिन बच्चों ने अब तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है वो जल्दी से शेयर कर देंगे, फटाफट से शेयर कर देंगे। सीपीओ, अब देखो सबसे पहले तो यही बता देता हूं कि कौन से एग्जाम्स को हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि पहले बच्चों को ये सारी चीजें जानने की ज्यादा उत्सुकता रहती है। तो आप सभी लोगों की उत्सुकता को यहीं पे खत्म करते हुए बता ही देता हूं कि कौन से एग्जाम्स को हम तैयार मतलब टारगेट करने वाले हैं। देखो सबसे पहले जो मेन हमारा एग्जाम रहता है, आप सभी जानते हैं, एसएससी सीजीएल का एग्जाम। सीजीएल के प्री में आप सभी लोग जानते हैं कि 25 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के। यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 50 मार्क्स की इंग्लिश आती है। और आपके मेंस के एग्जाम में 135 नंबर की इंग्लिश आती है। बाकी सभी सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो इंग्लिश का रहता है। तो इंग्लिश एक बहुत जरूरी पार्ट है सीजीएल के एग्जाम का। अगर हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल की, ठीक है भाई, एसएससी सीएचएसएल की, सीएचएसएल के एग्जाम में भी आप पाओगे कि प्री का जो पेपर होता है उसमें 50 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है और मेंस का जो पेपर होगा उसमें 120 नंबर की आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी। यानी कि अगेन सबसे ज्यादा जो आपका वेटेज है वो किसका है? सीधे सीधे आपका इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इंग्लिश का।
जहाँ पे सीजीएल में मैथ्स हो गया 90 नंबर, रीजनिंग हो गई 90 नंबर, जीएस हो गया 75 नंबर, कंप्यूटर हो गया 60 नंबर, वहीं पे अकेला इंग्लिश 135 कैरी करता है। और अब की बार जो हमारा मेंस का बैच रहा था, हमारे मेंस के बैच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने भाई 125 से ऊपर स्कोर किया। ऐसे कम से कम 30 से 40 स्टूडेंट थे जिनका 125 एक दो नंबर ऊपर या नीचे जिनका स्कोर था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, तो बहुत अच्छे से मेहनत जिन्होंने की है उनको ऐसे ही स्कोर मिलता है। बहुत अनगिनत ऐसे लोग हैं जिन्होंने शानदार स्कोर किया। 120 से ऊपर वाले पता नहीं कितने सारे स्टूडेंट्स थे। जहां पे कहा गया कि इंग्लिश कहीं ना कहीं रिलेटिवली अगर कंप्यूटर को हटा दिया जाए तो बाकी सब में इंग्लिश मुश्किल बताई जा रही थी, वहां पे भी इतना अच्छा स्कोर किया है बच्चों ने। ठीक है, उसके अलावा भाई ये हमारा बैच जो है वो एसएससी सीपीओ को भी टारगेट करके चलेगा। तो सीपीओ की अगर हम बात करते हैं तो प्री में 50 मार्क्स की इंग्लिश आती है और मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश आती है। सीपीओ मेंस में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है और कुछ नहीं आता है। कहा जा रहा है कि इसका सिलेबस चेंज हो सकता है, जैसे सीएचएसएल का हुआ है, सीजीएल का हुआ है। लेकिन लेकिन भाई ये सिर्फ कहा जा रहा है, होगा या नहीं होगा नो वन नोज। हालांकि जितना अभी तक पता चला है, सुनने में आ रहा है कि इसका सिलेबस चेंज नहीं होने वाला सीपीओ का। लेकिन अगर हो भी जाता है तो ये मत कहना कि आपने मना किया था। चांसेस हैं कि नहीं होगा, लेकिन अगर हो जाता है तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो होने वाला है उसको बाद में देखेंगे। अभी एग्जिस्टिंग स्टेट ये है कि आपकी 200 नंबर की इंग्लिश आती है सीपीओ मेंस में। सबसे बड़ा रोल रहता है। अभी 2 मई को जो मेंस का पेपर हुआ था भाई, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आ रखे थे। इंग्लिश एक अच्छे लेवल की पूछी जा रही है आजकल। ऐसा नहीं है कि एकदम खत्म लेवल की इंग्लिश है। कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट सब बच्चों को परेशान कर रहा है। इसीलिए हमने इस बैच में कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ खास रखा है। अगर आप पूरी वीडियो को देखोगे आज की तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि क्या चीज बहुत खास है कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो ये आपके सीजी मतलब एसएससी के मेन कुछ एग्जाम है। इसके अलावा एसएससी एमटीएस हो गया भाई। ठीक है, एमटीएस में आप सभी जानते हैं कि जो मेन है वो इंग्लिश है। क्यों? क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग है और जो मेरिट बनेगी वो जीएस और इंग्लिश पे बनेगी। जीएस अपने आप में सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब आप कह ही नहीं सकते कि आप क्या स्कोर करने वाले हैं। ऐसे में इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जिस स्टूडेंट की इंग्लिश अच्छी है, मैं फिर कह रहा हूं इस बात को लिख लेना, जिस स्टूडेंट की इंग्लिश अच्छी है और जो एमटीएस का एग्जाम देना चाहता है, कोई रोक नहीं सकता आपको सिलेक्शन से। कोई नहीं रोक सकता भाई, कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि जिसकी इंग्लिश अच्छी है ना उसका सिलेक्शन फाइनल है, लिख के ले लो। और जिसकी इंग्लिश खराब है उसका एमटीएस में सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये भी लिख के ले लो। तो भाई साहब कौन डिसाइड कर रहा है? इंग्लिश। भाई बहुत जरूरी है इंग्लिश। बहुत कम लोग इंग्लिश में इंटरेस्ट दिखाते हैं, ज्यादा दिखाना चाहिए क्योंकि बहुत जरूरी है। सो एसएससी एमटीएस सबसे ज्यादा किसका रहता है? इंग्लिश का। उसके अलावा एसएससी जीडी जो रहता है भाई, जीडी में भी इंग्लिश आती है। हालांकि उसमें आप इंग्लिश और हिंदी में से चूज कर सकते हैं कि कौन सा आपको सेलेक्ट करना है। हम इसको भी टारगेट करके चलते हैं हमेशा। टारगेट करने का मतलब हम इनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कवर कराएंगे, चिंता ना करें। उसके अलावा बहुत सारे आजकल जो हेड कांस्टेबल के पेपर होते हैं, जो मिनिस्ट्रियल वाले, इसमें भी इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल हो, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो, चाहे कोई और हो। उसके अलावा एसएससी स्टेनो का जो एग्जाम होता है उसमें बाकी सब एक तरफ और इंग्लिश एक तरफ, अकेली इंग्लिश 100 नंबर की आती है। सबसे बड़ा जो रोल है वो इंग्लिश का है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सीडीएस की या फिर एनडीए की, भाई इनमें भी बहुत बड़ा रोल रहता है इंग्लिश का। और ये सब इंग्लिश हम कवर करके चलेंगे। हमसे इंग्लिश पढ़ने के बाद में मैं गारंटी देता हूं, आप यूपीएससी में जो सी सेट का पेपर होता है, अगर उसकी भी इंग्लिश को आप लगाना चाहोगे तो वो भी आप कंप्लीट कर पाओगे। सीडीएस का पेपर, एनडीए का पेपर, एफकेट का पेपर, जिस भी एग्जाम की आप बात करें, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, किसी का भी हो, एक बार अगर आपने कंप्लीट इंग्लिश हमसे पढ़ी है सो गारंटी है कि आप किसी भी पेपर में अटकोगे नहीं इंग्लिश की वजह से। ठीक है, सो ये सारे एग्जाम्स हैं जिनको हम टारगेट करके चलेंगे। ठीक है, मैं झूठ बोलना या कुछ झूठे प्रॉमिस करना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। मैं ये आपसे कहूंगा कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो भाई हम बैंकिंग के पैटर्न पर पढ़ाते नहीं है। हालांकि ग्रामर अलग नहीं है, ग्रामर डिफरेंट नहीं है, लेकिन बैंकिंग का पैटर्न अलग रहता है और हम बैंकिंग के पैटर्न पर तैयारी नहीं कराते हैं। इन सभी एग्जाम्स का पैटर्न सेम रहता है तो इसकी तैयारी हम कराते हैं। हालांकि अगर आपको बैंकिंग के लिए कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है तो आप हमसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम कॉम्प्रिहेंशन एकदम जीरो लेवल से उठा के और टॉप लेवल तक का कराते हैं। ऐसे बहुत कम प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे कॉम्प्रिहेंशन को जीरो से टॉप लेवल कराया जाता है, तो आप बैंकिंग के लिए कॉम्प्रिहेंशन हमसे पढ़ सकते हैं। हालांकि हम उस पैटर्न पे नहीं पढ़ाएंगे, हमारा फोकस सिखाने पर रहेगा। ठीक है, आ जाओ। तो भाई ये कुछ एग्जाम्स हैं जिनकी हमने बात कर ली।
अब भाई टॉपर बनने की रणनीति क्या होनी चाहिए भाई? इंग्लिश को आप, अगर यहाँ पे मैं इंग्लिश लिख देता हूँ, ठीक है, इंग्लिश को आप मेजरली कितने पार्ट में बांट के पढ़ सकते हो? सबसे पहले इंग्लिश को आपको भाई 3 हिस्सों में अलग-अलग देखना ही पड़ेगा, जिसमें एक हिस्सा आता है ग्रामर का, ठीक है, जो कि सबकी अटेंशन लिए रहता है। दूसरा हिस्सा होता है वोकैब का, ठीक है, जो कि बहुत बच्चे परेशान भी रहते हैं। और तीसरा होता है हिस्सा कॉम्प्रिहेंशन का, जिसको कि आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया कि कैसे पढ़ें, ठीक है। ये 3 मेन हिस्से होते हैं, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। भाई सबसे पहले अगर आपको ग्रामर को बहुत शानदार ढंग से पढ़ना है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? भाई अगर आप बेसिक लेवल के स्टूडेंट हो, मैं उन्हीं के लिए स्ट्रेटजी फिलहाल बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए सिलेबस पे, ठीक है। सिलेबस आपको सबसे पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए। सिलेबस करते करते भाई आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस के साथ साथ में भी रिवीजन करना है, और जैसे ही सिलेबस खत्म होता है उसके जस्ट बाद में भी रिवीजन करना बेहद जरूरी होता है। तीसरी चीज पे जो आपको ध्यान देना है, जो बहुत जरूरी है, वो है आपकी प्रैक्टिस का पार्ट। प्रैक्टिस को ज्यादातर बच्चे इग्नोर कर देते हैं और फिर बाद में वो फंस जाते हैं। तो प्रैक्टिस को आपको इग्नोर नहीं करना है। और फिर भाई लास्ट का आपका हिस्सा बनेगा, मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको बहुत सारे, और आपको क्विज लगाने हैं बहुत सारे। सो क्विज और मॉक टेस्ट, ठीक है। ऐसे ही भाई वोकैब में, ठीक है, वोकैब को आपको कंप्लीट, आप सभी जानते हैं कि वोकैब के क्वेश्चन 5 तरीके के एग्जाम में आते हैं। सिनोनिम्स के क्वेश्चन, एंटोनिम्स के क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, स्पेलिंग के क्वेश्चन और आपके इडियम्स, ठीक है। ये 5 मेजर सेक्शन है। आजकल एक छठा सेक्शन और जो ऐड हुआ है, दैट इज होमोनिम्स, ठीक है। सो होमोनिम्स भी हमें पढ़ना है। तो 6 मेन चीजें हैं और 6 की 6 आपको पढ़नी होती हैं। वोकैब को पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? भाई वोकैब को आप शुरुआत से कोई भी एक किताब ले सकते हैं जहां से आपको पढ़ना चाहिए। वोकैब के लिए अगर मुझे यहाँ पे बुक सजेस्ट करनी हो तो रैंकर्स वोकैब संजीवनी जो आपकी किताब है, संजीवनी से आप एक साइड से पढ़ना शुरू कीजिए। उसमें आपको क्या करना है, पहले 2-3 बार आपको जस्ट रीड करना है। अगर आप रीड करते रह रहे हो तो आप पाओगे कि 3 बार जब आपने बुक को पढ़ लिया है तो आपके लगभग 50% वर्ड्स आपको याद हो जाते हैं, 50 टू 60%। उसके बाद में जो बचे हुए 50 से 40 से 50% जो शब्द हैं, उनके लिए आपको कुछ नए-नए ट्रिक्स लगाने हैं। जैसे कि उनमें से कुछ शब्द को आपको क्या करना है, रूट वर्ड के सहारे याद कर लेना है। कुछ वर्ड्स को उनमें से आपको ट्रिक के सहारे याद कर लेना है, कोई कहानी बना के, कोई कुछ बना के। कुछ वर्ड्स में आप अपने वर्ड को तोड़-तोड़ के, ब्रेक करके, रिलेट करके, नेमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। तो अलग-अलग तरीके आपको लगाने हैं। वो सारे तरीके इस बैच में आपको पढ़ाए जाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है भाई। सो कंप्लीट वोकैब आपको इसी तरीके से करनी है, 0 लेवल से और टॉप लेवल तक। वोकैब को याद करने का सबसे बेहतर तरीका है, सुबह उठिए सबसे पहले। जैसे कि मान लीजिए, मैं मान लेता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग लगभग 6 से 7 के बीच में उठते होंगे। जो दिल्ली वाले हैं थोड़ा लेट उठते होंगे, जो गांव वाले हैं थोड़ा जल्दी भी उठ जाते होंगे, तो मैं 6 से 7 मान के चल लेता हूं। मेरा मानना है कि मान लीजिए अगर आपने आपकी पढ़ाई स्टार्ट की है 8 AM पे, तो आपको एक फिक्स स्केड्यूल बना लेना है कि 8 से लेके 9 बजे तक मुझे किसी भी हालत में सिर्फ और सिर्फ वोकैब ही पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके का आप इस एक शेड्यूल बना लीजिए अपना, कि ये तो मैं मिस कर ही नहीं सकता हूं चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। डेली वोकैब पढ़ोगे तभी वोकैब हो पाएगी। अगर आपको लगता है कि 2 दिन वोकैब पढ़ ली, 3 दिन वोकैब पढ़ ली, 4 दिन पढ़ ली और वोकैब हो जाएगी, सो माफ कीजिएगा, नहीं हो पाएगी। वोकैब डेली पढ़नी पड़ेगी, डेली रिवीजन। एक एक किताब, पता है जब आप उस लेवल पे पहुंचोगे ना सिलेक्शन वाले पे, तब आप पाओगे कि एक एक किताब को आप ऐसी भी होगी, एक एक शब्द ऐसा भी होगा जिसको 20 बार 25 बार भी आपने पढ़ लिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक किताब लेनी है, बहुत ढंग से पढ़ना है। एक किताब उठाओ और बहुत ढंग से पढ़ो। किताब आपकी वोकैब संजीवनी आपको लेनी है, ठीक है। ग्रामर के लिए भी बताऊंगा, किताब भी बताऊंगा, सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद में आता है भाई कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन। बहुत कम मटेरियल आपके पास में मार्केट में अवेलेबल है। अगर मटेरियल की बात करें बुक की, तो कॉम्प्रिहेंशन क्रांति सफिशिएंट है। उसके अलावा इसको पढ़ना कैसे होता है, सबसे पहले तो अगर आप बेसिक स्टूडेंट हो तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट जंप नहीं मारना है न्यूज़पेपर वगैरह पे। सबसे पहले क्या पढ़िए, छोटी छोटी कहानियां जो आपको आसानी से रिलेट कर पाए, बहुत शॉर्ट स्टोरीज जिनको समझ पाए। आपको इंटरेस्ट सबसे पहले जगाना है। देखिए जब हम कोई काम बिना मन के करते हैं ना, उसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। बोरिंग लगने लगता है, नींद आने लगती है, ऐसा मतलब आपने देखा होगा, हम मैथ्स पढ़ रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैथ्स में इंटरेस्ट होता है।
तो मैथ्स पढ़ते हुए नींद नहीं आती है कभी, लेकिन जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना तो नींद आती है, जब हम जीएस पढ़ते हैं ना तो नींद आती है। सबसे पहले इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, आपको लगना चाहिए कि मज़ा आ रहा है। अगर आपको मज़ा नहीं आया तो भाई साहब आप सीख नहीं पाओगे। मेरा प्रयास पूरे बैच के दौरान यही रहेगा कि किसी तरीके से आपको मैं सिखा पाऊँ और जो मज़ा है ना, उस मज़े की स्टेज तक मैं आपको लेके जाऊँ कि जहाँ पे आपको इंग्लिश को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। और पता है वो इंटरेस्ट कब आता है? जैसे कि देखो, क्रिकेट वैसे मज़ेदार गेम है, ठीक है? बहुत अच्छा है, फुटबॉल भी बहुत अच्छा गेम है, लोग पसंद करते हैं। अब एक बात बताइएगा, मैं हूँ जैसे, मेरे को फुटबॉल में एक भी प्लेयर का नाम नहीं पता। ज़्यादा से ज़्यादा रोनाल्डो, मेसी और अपने यहाँ के क्या नाम है उनका? जो है ना अपने यहाँ के बहुत सारे जिन्होंने गोल किए हैं। अब देखो ये हालत है कि उनका नाम याद करने के लिए ना दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो फुटबॉल का मैच चल रहा होगा ना, यार कितना भी इंटरेस्टिंग चल रहा हो सकता है मुझे नींद आ जाए टीवी पे देखते-देखते। क्यों नींद आ सकती है? क्योंकि मैं उसमें जानकारी नहीं रखता हूँ। मुझे नॉलेज ही नहीं है उसमें, तो नींद आने का मतलब नींद आना स्वाभाविक है, ठीक है? जिस बच्चे को क्रिकेट की नॉलेज नहीं है और वो क्रिकेट का मैच देखने लग जाए तो उसको नींद आएगी, ठीक है? हाँ, सुनील छेत्री नाम है उनका, देखो अब नाम याद आया मुझे कमेंट में देख के। यानी कि नींद आती क्यों है? जब हमें नॉलेज नहीं होती है, लैक ऑफ नॉलेज। अगर आपको छोटी-छोटी चीज़ें, बारीकियाँ अगर समझ आने लग जाएँ किसी चीज़ की, तो नींद आने का मतलब ही नहीं बनता है। सो हमारा पहला प्रयास यही रहेगा कि आपको नींद ना आए, तो रीडिंग में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको क्या पढ़ना है? शॉर्ट स्टोरीज़। शॉर्ट स्टोरीज़ के बाद में आप एनसीईआरटी की किताबें उठा सकते हैं, क्लास नंबर 6 से और 12वीं क्लास तक की, जो भी एनसीईआरटी की। और एनसीईआरटी की किताबों का मतलब ये नहीं है कि आपको ग्रामर की किताब लानी है या सिर्फ इंग्लिश वाली। आप एनसीईआरटी हिस्ट्री उठा लीजिए। हिस्ट्री भी आपकी स्ट्रांग होगी और रीडिंग का पार्ट भी अच्छा होगा। आप हिंदी मीडियम से मत उठा लाना, इंग्लिश मीडियम वाली जो है, ठीक है ना? वही सारी की सारी इंग्लिश की किताबें आपको इस तरीके से उठा लेनी है, तो वहां से आपका चीजें बनने लगेंगी। बाकी भाई अब आपको बता देता हूं कि इस बैच में हम चीजों को किस तरीके से आपकी कराएंगे। देखो भाई, कंप्लीट ग्रामर जीरो लेवल से और टॉप लेवल तक पढ़ाएंगे। कंप्लीट ग्रामर पढ़ाएंगे, एक भी चीज आपकी छूटेगी नहीं। कंप्लीट वोकैब पढ़ाएंगे। ग्रामर में अगर मैं बात करूं, मोटा मोटा आपका लगभग लगभग मान के चलिए 150 क्लासेस आपकी रहेंगी, 150 प्लस क्लासेस रहेंगी, ठीक है? 150 से ऊपर ही क्लासेस जाएंगी आपकी। हो सकता है 160 तक पहुंच जाएं, ठीक है? 50 प्लस क्लासेस आपकी वोकैबुलरी की भी रहेंगी। और सबसे मुश्किल जो लगता है स्टूडेंट्स को वो है कॉम्प्रिहेंशन। इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन में स्टूडेंट्स को हम लगभग लगभग आप मान के चलिए, लगभग मान लीजिए 40 प्लस क्लासेस तो आरसी की रहेंगी, जो पैसेज वाला पार्ट है। 15 क्लासेस, आप 15 से भी ज्यादा क्लोज टेस्ट की रहेंगी और 15 प्लस क्लासेस आपकी पीक्यूआरएस की रहेंगी। तो लगभग 70 से 75 क्लासेस आपकी यहाँ पे रहेंगी। 70 क्लासेस बहुत बड़ा नंबर है भाई, ठीक है? 70 क्लासेस में, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन सबसे स्ट्रांग होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रांग सेक्शन आपका यही होगा, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और पैरा, मतलब क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और पैसेज वाला जो पार्ट है। ये मेरी गारंटी है, गारंटी के साथ कह सकता हूं। लेकिन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई मेरे से, ठीक है? अब देखो, ग्रामर के जो मुख्य मुख्य चैप्टर हैं ये हैं। इन सारे चैप्टर को हम आपको कराएंगे और उसके अलावा कुछ मिसलिनियस चीजें भी होती हैं, वो भी कराई जाएंगी। प्रोनाउन हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया। जैसे क्वेश्चन टैग हम शुरू कर रहे हैं और कंप्लीट क्वेश्चन टैग आपको यहीं पे यूट्यूब पे ही पढ़ाया जाएगा। यूट्यूब पे कंप्लीट क्वेश्चन टैग आप देखें, उसके बाद में आप बैच में एडमिशन लें। अगर आपको हर चीज समझ आए ना, आप तभी एडमिशन लें। मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कहूंगा कि भाई मेरे से अगर समझ नहीं आ रहा है तो कल समझ आ जाएगा, परसों आ जाएगा, परले दिन आ जाएगा, नहीं। अगर समझ आए तो ही एडमिशन लेना, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उसके अलावा एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन्वर्जन, कंजंक्शन एंड क्लॉजेज, ये क्लॉज हो गया, फ्रेज हो गया, इनको बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, हम इनको बहुत अच्छे से सिखा देंगे, आपको गारंटी के साथ सिखा देंगे। उसके अलावा प्रेपोजिशन, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, डिटर्मिनर हो गया, टेंस, मूड, कंडीशनल, मॉडल्स, वर्ब बेसिक, नॉन फाइनाइट वर्ब, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, नाउन हो गया, आर्टिकल हो गया, ये सारे चैप्टर्स हैं। क्या ये इसी सीक्वेंस में पढ़ाए जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं भाई। आप इंग्लिश में हम आपको एक चीज़ देते हैं हमेशा, कुछ बेसिक बेसिक बातें। अगर आपको वो बेसिक बातें क्लियर हैं तो आप इनमें से कोई भी चैप्टर ऐसे आंख बंद करके उठा लीजिए, उसको पढ़ने लग जाइए। आप अगर चाहें तो नॉन फाइनाइट वर्ब को सबसे पहले पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स सीक्वेंस है इंग्लिश पढ़ने का, ये सब बकवास बातें हैं कि एक ही सीक्वेंस है, नहीं। आप कुछ भी पहले पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए हम आपको वो बेसिक जानकारी हमेशा दे के चलेंगे, ठीक है? चलो भाई,
तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स कराए जाएंगे। सो मोटा मोटा हम कह सकते हैं 20 आपके चैप्टर हैं टोटल, ठीक है। इसके अलावा भाई क्या असाइनमेंट देंगे? असाइनमेंट का मतलब होता है भाई जो प्रैक्टिस सीट होती है ना आपकी, उसको मैं असाइनमेंट बोल देता हूँ। तो जो बच्चे समझ ना पा रहे हो कि असाइनमेंट क्या है, तो समझ जाना प्रैक्टिस सीट की बात कर रहा हूं मैं, है ना। प्रैक्टिस सीट कहा था ना भाई कि सिर्फ पढ़ाना काफी नहीं है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। तो प्रैक्टिस सीट आपको कैसे दी जाएंगी? मान के चलिए हर चैप्टर में आपको 6-7 मतलब 5 से लेके 8 तक लगभग टाइप वाइज सीट दी जाएंगी। टाइप वाइज सीट कैसे? जैसे मान लेते हैं कि हमने एडवर्ब पढ़ा, तो हमने एक सीट दे दी एडवर्ब ऑफ टाइम की, एक सीट दे दी हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस वगैरह की, एक सीट दे दी हमने जहां पे एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है यानी कि टाइप वाइज दे दी। एक हमने सीट दे दी जहां पे कंफ्यूजिंग एडवर्ब है कि ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, यानी कि टाइप वाइज करके। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है फिर उसके बाद में आपको पूरे चैप्टर की एक सीट मिलेगी कि भाई अच्छे से प्रैक्टिस करो, जिसको हम क्लास में ही सॉल्व कराएंगे। उसके बाद में एक सीट मिलेगी जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ध्यान देंगे भाई जितनी भी सीट आपको दी जाएंगी वो सारी की सारी सोल्यूशन के साथ दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको क्वेश्चन क्वेश्चन दे दिए जाएं, सोल्यूशंस साथ में होंगे, जिससे कि आज से 2 साल बाद भी आप प्रैक्टिस करना चाहो तो उन सीट से प्रैक्टिस कर पाओ। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनके सोल्यूशन आपको डिटेल में मिलेंगे, पूरे एक एक चीज डिटेल में लिखी हुई मिलेगी आपको, जिससे कि कोई डाउट रहने की गुंजाइश ना हो। सारी सीट्स आपकी एरर फ्री होंगी और सारी सीट्स आपकी अपडेटेड हैं। लास्ट में सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है, सीएचएसएल तक के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ये तो रही भाई कि प्रैक्टिस के लिए क्या सीट हम देंगे। उसके अलावा भाई क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है तो ऑनलाइन टेस्ट भी तो कराने चाहिए, तो भाई हम आपके इस बैच में कुछ ऑनलाइन फ्री में टेस्ट देंगे। यानी कि जो स्टूडेंट इस बैच को लेंगे उनको टेस्ट मिलेंगे। हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में एक टेस्ट मिलेगा, हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का, फिक्स है। 100 क्वेश्चन का टेस्ट हर चैप्टर के बाद, क्योंकि 20 चैप्टर थे तो 20 तो आपके हो गए चैप्टर के टेस्ट। उसके बाद में क्या होगा कि हर 4 चैप्टर को मिला के एक यूनिट का टेस्ट बनाया जाएगा, यानी कि 4 चैप्टर का मिक्स टेस्ट होगा। ऐसे करके टोटल 5 टेस्ट ही हो जाएंगे, तो 25 तो ये टेस्ट हो गए, ये भी 100 क्वेश्चन के और ये भी 100 क्वेश्चन के, ठीक है। उसके बाद में जितने भी आपके चैप्टर हैं हर चैप्टर पे आपको 10 क्विज भी मिलेंगे, ठीक है। सो 10 क्विजेस पर चैप्टर। जैसे मान लीजिए आपने प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ा तो प्रोनाउन में आपको 10 क्विज दिए जाएंगे, जिससे कि मान लीजिए आप कभी वैसे ही बैठे, 5 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का टाइम है, फटाफट से अपने ऐप में क्विज खोलो, लगा लो। जैसे कि आपको अभी आपने मान लेते हैं एडवर्ब का चैप्टर पढ़ा, अब एडवर्ब में भाई आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पूरे नोट्स को रिवाइज कर पाए। फटाफट से अपना ऐप खोलिए, ऐप के अंदर जाइए, क्विज नंबर 1 लगा दीजिए, क्विज नंबर 2 लगा दीजिए, क्विज नंबर 3 लगा दीजिए। जिससे क्या होगा कि बहुत जल्दी से आपकी सारी चीजें रिवाइज होने लगेंगी। और ये जो क्विज हैं ये खुद मैंने बनाए हैं, तो ये इस तरीके से डिजाइन करे गए हैं कि आपकी चीजें सारी की सारी रिवाइज हो जाएं। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है आप उसको रिवाइज कर पाए क्विज के सारे। तो हर चैप्टर पर 10 क्विज आपको मिलेंगे। साथ ही साथ में 25 आपको प्री के मॉक टेस्ट मिलेंगे, 25 मॉक टेस्ट प्री के और 25 मॉक टेस्ट आपको मेंस के, ठीक है। और साथ ही साथ में 25 आपको वोकैब के भी टेस्ट मिलेंगे, जिससे कि आप वोकैब को बीच बीच में चेक करते रहो कि आप वोकैब सीख रहे हो या नहीं, ठीक है। उसके अलावा 50 आपको वोकैब के क्विज भी मिलेंगे, 50 क्विज आपको वोकैब के भी मिलेंगे। जब भी टाइम है 5 मिनट 10 मिनट फटाफट से क्विज लगा लीजिए, यानी कि आप अपने टाइम को बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाएं, इसीलिए ये सारी चीजें आपको दी जा रही हैं। मोबाइल में रील्स देखने से बेहतर है कि आप अपने मोबाइल में क्विज लगाएं, बहुत बेहतर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें दी जाएंगी। अच्छा, मैं एक चीज ही कह सकता हूं भाई, देखो बहुत मतलब सीधे क्लियर कहने वाला आदमी हूं। हो सकता है किसी चीज को देने में एक दिन की देरी हो जाए, लेकिन जितने भी प्रॉमिस करे हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं रहेगा जो अधूरा रह जाए। जो बोला है वो किया जाएगा, 101%। एक भी प्रॉमिस आपका अधूरा नहीं छोड़ेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब भाई वोकैब की बात करें तो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। सिनोनिम्स आपको ए टू जेड पढ़ाई जाएंगे, ठीक है। ए टू जेड सिनोनिम पढ़ाए जाएंगे आपको। उसके बाद में, ठीक है, ऐसे ही एंटोनिम्स भी आपके ए टू जेड चलेंगे, ये दोनों मिक्स चलेंगे। एक वर्ड लिया उसी के सिनोनिम उसी के एंटोनिम, पहले ए के वर्ड करा दिए, फिर बी के करा दिए, फिर सी के, फिर डी के। ईडियम्स की हम बात करते हैं तो ईडियम्स में ए टू जेड कराना पॉसिबल नहीं होता है,
तो इडियम्स आपके क्या चलेंगे, टाइप वाइज और मिसलेनियस। जैसे किसी दिन हमने एनिमल्स पे बेस्ड इडियम करा दिए, किसी दिन हमने आपके कलर्स पे बेस्ड करा दिए, किसी दिन मतलब इसी तरीके से मिक्स भी करा दिए, कभी कभी कैसे भी। वन वर्ड जो होंगे भाई ये आपके ए टू जेड भी कराए जाएंगे, ए टू जेड होंगे और साथ ही साथ में आपके टाइप वाइज भी होंगे। ठीक है, प्लेस को दिखाने वाले एक साथ, व्यक्तियों को दिखाने वाले एक साथ, ग्रुप को दिखाने वाले एक साथ, तो टाइप वाइज भी होंगे। स्पेलिंग की आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी बहुत सारी। ठीक है, ऐसी चीजें आपको कराई जाएंगी कि थ्योरी के सारे आप कंप्लीट स्पेलिंग्स को कर पाए, तो स्पेलिंग में आपकी कोई गलती ना हो। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर जो पुराने बैचेज हैं वहां पे भाई वोकैब की क्लासेस वहां पे भी अपडेट कर दी जाएंगी और सारे टेस्ट भी अपडेट किए जाएंगे। साथ ही साथ में भाई कॉलोकेशंस आपको पढ़ाए जाएंगे जो कि कॉम्प्रिहेंशन क्रांति किताब से पढ़ाए जाएंगे, पहले ही बता देते हैं। कनोटेशन डिनोटेशन भी कॉम्प्रिहेंशन क्रांति किताब से पढ़ाई जाएंगी, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी की आपकी बहुत सारी क्लासेस होंगी, यानी कि कॉन्टेक्स्ट को देख के वोकैब को कैसे पहचाने। ठीक है, उसके अलावा कंफ्यूजिंग वर्ड्स, एक जैसे लगने वालों शब्दों में यानी कि होमोनिम्स बेसिकली वो भी पढ़ाए जाएंगे। रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स ये सब भी पढ़ाया जाएगा। तो वोकैब की जो 50 क्लासेस हैं इसमें ये सब कुछ कराया जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो कॉम्प्रिहेंशन में भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे कि आपको बताया था 40 प्लस क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, उसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसमें भी आपको 15 प्लस क्लासेस मिलेंगी, इसको PQRS बोल देते हैं। और क्लोज टेस्ट में भी 15 से 20 क्लासेस लगभग आपको मिलेंगी। तो इस तरह से देखा जाए तो 70 प्लस क्लासेस आपकी कॉम्प्रिहेंशन की होंगी, जो कि आपको कहीं नहीं मिलती हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन की देखा जाए भाई हर वीक आपको 3 से 4 क्लासेस मिलेंगी, 0 टू हीरो लेवल आपको कराया जाएगा। अब आ जाते हैं भाई अपने चैप्टर पे। क्वेश्चन टैग हमारा आज का चैप्टर है, शुरू करेंगे पहला चैप्टर। एक बार जल्दी से चैप्टर क्योंकि शुरू हो रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे हर जगह। ठीक है, चलो भाई जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन टैग चैप्टर को। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज अ क्वेश्चन टैग। एक क्वेश्चन टैग होता क्या है, क्या होता है भाई टैग। भाई क्लासेस यूट्यूब पे नहीं चलेंगी सारी, स्टार्टिंग की आपकी 3 क्लासेस यूट्यूब पे डेमो दिए जाएंगे। 3 डेमो देने का रीजन ये है आप देख पाएं, अच्छे से समझ पाएं। अगर आपको बढ़िया लगे आप बैच लीजिए, अगर आपको डाउट लगे आप बैच मत लीजिए, बहुत सिंपल। ठीक है, आ जाइए आ जाओ। डेली क्लास, भाई डेली 2 क्लास आपकी होंगी। एक क्लास ग्रामर की चला करेगी और एक क्लास में एक दिन वोकैब एक दिन कॉम्प्रिहेंशन, एक दिन वोकैब एक दिन कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब, इस तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, इसी तरीके से आपकी क्लास चलेंगी। आ जाओ, क्वेश्चन टैग होता क्या है भाई। देखो क्वेश्चन टैग बेसिकली क्या होता है, एक मिनी क्वेश्चन होता है। मिनी का मतलब होता है ना छोटा, जैसे नैनो को बोला गया था एक मिनी कार है। सो मिनी क्वेश्चन होता है भाई। ठीक है, यानी कि एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, तो अ मिनी क्वेश्चन। अब मिनी क्वेश्चन क्यों कहा गया है भाई, मिनी क्वेश्चन का मतलब है छोटा। एक बड़ा प्रश्न हो सकता है, जैसे मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सा सेंटेंस बोल के क्वेश्चन पूछा। ठीक है, एक मैंने आपसे पूछा कि क्या आप यहां रहते हैं, डू यू लिव हियर, पूरा क्वेश्चन पूछा। एक हो सकता है मैंने कहा आप यहां रहते हैं, यू लिव हियर, डोंट यू। तो ये जो डोंट यू है छोटा सा, छोटी सी एक मतलब 2 शब्द के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया हमने, तो उसको हम क्या कह देते हैं, मिनी क्वेश्चन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ये एक मिनी क्वेश्चन है, यानी कि एक बहुत छोटा सा प्रश्न होता है, मिनी क्वेश्चन होता है भाई। ठीक है, दूसरी चीज देखेंगे, तो मिनी क्वेश्चन हो गया, इसको पूछा क्यों जाता है, इसको पूछा जाता है जो हमारी बात को सुन रहा है, हम उससे रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं कि वो हमारी बात से सहमत है या नहीं सहमत है। यानी कि सामने वाले की सहमति लेने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, सामने वाले की सहमति लेने के लिए। जैसे मैंने कहा यू लिव हियर, आप यहां रहते हैं, डोंट यू, क्या नहीं रहते, यानी कि मैं उस बात पर उसकी सहमति लेना चाहता हूं कि हाँ भाई बोल ना कि हाँ रहता हूं। ठीक है, सो इसलिए ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब भाई क्वेश्चन टैग होते कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, ये जो अभी सेंटेंस बोला है ये लिख देता हूं। मैंने लिखा यू लिव हियर। ठीक है भाई, ये एक पूरा सेंटेंस है। एक मैंने लिखा डू यू लिव हियर, क्या आप यहां रहते हैं, ये एक पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, यू लिव
हियर, और फिर आगे मैं लिख दूं डोंट यू। तो ये जो डोंट यू मैंने लिखा है ना भाई, इसी को कहते हैं हम क्वेश्चन टैग। क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग। अब इसको मिनी क्वेश्चन क्यों बोला था ये सुनेंगे। देखो ये है फुल क्वेश्चन और ये कैसा है? मिनी क्वेश्चन। इसी बात को पूछने के लिए हमने कितने शब्द यूज करे? 1 2 3 4। और इसी बात को पूछने के लिए हमने एक शब्द और दो शब्द में अपनी बात कह दी। तो अगर पूरा सेंटेंस लिखा है तो फुल क्वेश्चन होता है, अगर छोटा सेंटेंस लिखा है तो इसको मिनी क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। सो क्वेश्चन टैग होता क्या है? पहली बात आपको यह समझनी है। कौन सी बात समझनी है? कि व्हाट इज अ क्वेश्चन टैग। ठीक है, आ जाओ भाई। अब बात जान लेते हैं कि कुछ बेसिक्स होते हैं क्वेश्चन टैग के। तो क्वेश्चन टैग के भाई बेसिक्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात यह होती है कि क्वेश्चन टैग में नेवर यूज अ नाउन, नेवर यूज अ नाउन। यानी कि क्वेश्चन टैग में आप कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आपने क्वेश्चन टैग में नाउन का प्रयोग किया है, इसका मतलब है कि आपने गलत प्रयोग किया है। ठीक है, कभी भी आप क्वेश्चन टैग में नाउन का प्रयोग नहीं करोगे। दूसरा भाई, नेवर यूज अ मेन वर्ब। आप कभी भी क्वेश्चन टैग में मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करोगे। क्वेश्चन टैग में कभी भी मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा भाई। ओनली हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, कभी भी मेन वर्ब नहीं लगानी है। ठीक है। तीसरी बात, नेवर चेंज द टेंस। भाई आपको कभी भी टेंस नहीं बदलना है। अगर आपका ओरिजिनली सेंटेंस प्रेजेंट में है तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट का, अगर आपका ओरिजिनल सेंटेंस पास्ट में है तो क्वेश्चन टैग भी पास्ट का। यानी कि आपको टेंस को कभी भी नहीं बदलना है, कभी भी आपको टेंस नहीं बदलना है। नाउन कभी यूज नहीं करना है। नाउन की जगह पे क्या यूज करना है? यूज प्रोनाउन। आपको प्रोनाउन यूज करना है भाई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब यूज नहीं करनी है, उसकी जगह पे क्या यूज करना है? यूज हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब, आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। टेंस बिल्कुल चेंज आपको नहीं करना है, कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है आपका क्वेश्चन टैग में। ठीक है, क्वेश्चन टैग में कभी भी आपका क्वेश्चन ये जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। चौथा चीज भाई, कभी भी आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को, हेल्पिंग वर्ब और नॉट को अलग अलग नहीं लिखना है। आपको लिखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में लिखना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अब ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है भाई? कोई बताएगा? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट अलग अलग नहीं आएंगे, एक साथ लिखे जाते हैं, जोड़ के लिखे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखा जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपका लिखा जाता है। सो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बेसिकली क्या होता है? जहां पे नॉट को और हेल्पिंग वर्ब को जोड़कर लिखा जाता है। ठीक है, जोड़कर लिखा जाता है, वही होता है आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। जैसे कि भाई अब यहां पे जानेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होते हैं। जैसे कि भाई सबसे पहले हम देखें, आपको बताएं कि भाई डू प्लस नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भाई क्या होगा? इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा डोंट। ऐसे ही डज प्लस नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भाई क्या होगा? डजंट। क्या होगा? डजंट। ऐसे ही हैज प्लस नॉट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा? हैजंट। ऐसे ही हैव प्लस नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा? हैवंट। ठीक है, ऐसे ही आपका जैसे मान लेते हैं इज प्लस नॉट, क्या बनेगा? इजंट। ऐसे ही आर प्लस नॉट, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या बनेगा? आरंट। ऐसे ही एम प्लस नॉट, तो एम प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या बनेगा?
एम प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बताएंगे जल्दी जल्दी। और भाई एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, है ना। तो एम प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बताएंगे फटाफट से। एम प्लस नॉट। हाँ भाई, जितनी भी क्लासेस आपकी होंगी उन सबकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। जितनी भी क्लासेस होंगी सबकी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ में हर चैप्टर के अंत में, हर चैप्टर के अंत में आपको वो जो थ्योरी हमने पढ़ाई गई है उस थ्योरी को पॉइंटर के फॉर्म में एक तरीके से शॉर्ट नोट्स बना के आपको दिया जाएगा। ये एक नई चीज जो हमने इसी बैच से ऐड करी है। रैंकर्स 7.0 बैच जो है वहां से एक नई चीज ऐड कर रहे हैं कि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके एक दिन बाद में आपको जो जो थ्योरी हमने कराई थी क्लास में उन सभी को पॉइंट के रूप में, यानी कि शॉर्ट में, जैसे कि क्लास तो चली मान लीजिए 15, एक चैप्टर मान लेते हैं प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ाया, 15 क्लास चली, 15 क्लास के वैसे नोट्स बनाओगे तो पता चल रहा है आपको कि 90 पेज के बन गए, 95 पेज के बन गए। हम क्या करेंगे कि उन्हीं नोट्स को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लगभग 2 पेज के अंदर करके आपको दे देंगे, ठीक है। ये एक नई चीज हमने इसी बैच से ऐड करने वाले हैं, ठीक है। नई चीज भाई ध्यान देंगे, एम प्लस नॉट का आपको एक तो एमंट नहीं लिखना है, ठीक है। तो एम प्लस नॉट को एमंट नहीं लिखेंगे, एम प्लस नॉट को लिखा जाता है आरंट। क्या लिखा जाता है? आरंट। तो सेम वही रहता है, आरंट रहता है। बहुत सारी जगह पे आपको इसका मिलेगा एंट। ध्यान देंगे, एंट को भी नॉन स्टैंडर्ड माना जाता है, गलत माना जाता है। तो एंट भी नहीं होगा, ना तो एमंट होगा ना एंट होगा। क्या लिखा जाएगा? आरंट लिखा जाएगा, ठीक है, आरंट लिखा जाएगा। तो भाई एक नई चीज ये भी है अब की बार कि हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे जो क्लास के डेली नोट्स हैं वो तो देते जाएंगे, जैसे जो बोर्ड पे हम एनोटेशन करते हैं वो तो नोट्स आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक डिफरेंट चीज अब की बार हम और क्या करने वाले हैं कि हर क्लास के बाद में आपको उस पूरे चैप्टर, मतलब क्लास के बाद में नहीं, हर चैप्टर के बाद में पूरे चैप्टर को समरी बना के लगभग 2 पेज के अंदर आपको दे दिया जाएगा, जिससे कि आपको मान लेते हैं जल्दी जल्दी में रिवाइज करना है तो फटाफट से रिवाइज आप कर पाओ 2, ढाई, 3 पेज में। बहुत स्पेशल चीज है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं हो रहा होगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। आ जाओ। हाँ, एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होगा कि सर ये बैच का ड्यूरेशन कितना होगा। देखो बहुत क्लियर शब्दों में बताते हैं, फिर बाद में आप ये मत कहना कि सर ने कुछ बताया था हुआ कुछ। देखो आपको बताया था लगभग 150 क्लासेज आपकी किसकी रहेंगी, ग्रामर की, इतना ही बताया था। लगभग 70 क्लासेज आपकी किसकी रहेंगी, कॉम्प्रिहेंशन की, और 50 प्लस क्लासेज आपकी किसकी रहेंगी, वोकैब की, ठीक है। भाई इन 70 क्लास में प्रैक्टिस प्रैक्टिस सब कुछ शामिल है, ठीक है। अगर भाई हम इतनी क्लासेस आपको देने वाले हैं तो भाई आपको क्या लगता है कितनी क्लासेस होगी टोटल? 270, 270 क्लासेस कितनी हो जाती हैं? 270 क्लासेस। तो भाई टाइम तो लगेगा, मान के चलिए 6 से 7 महीने एटलीस्ट, 6 to 7 मंथ्स मिनिमम मान के चलिए, ठीक है। आ जाओ भाई, बात क्लियर है। इसके आगे ये तो हो गए भाई प्रेजेंट, प्रेजेंट के जो आपके पार्ट होते हैं, डू डज हो गया, हैज हैव हो गया, इज आर एम हो गया, ठीक है। इसके बाद में जैसे कि पास्ट में आपका होता है डिड और इसके साथ में आता है नॉट, तो इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं डिडंट, ठीक है। क्या बोल देते हैं? डिडंट। ऐसे ही भाई आपका होता है वॉज, और वॉज के साथ में अगर हमें लिखना हो नॉट तो हम क्या लिखेंगे भाई? वॉजंट। क्या लिखेंगे? वॉजंट। ऐसे ही आपका होता है वर, और वर के साथ में हमें अगर लिखना हो नॉट तो क्या लिखेंगे? वरंट, ठीक है। और एक आपका लास्ट जो बचता है दैट इज हेड, ठीक है, हेड बचता है। और हेड के साथ में अगर आपको लिखना हो भाई नॉट तो क्या बनेगा? हेडेंट। क्या बनता है? हेडेंट। तो ध्यान देंगे ये वाली फॉर्म आपको क्वेश्चन टैग में कभी यूज नहीं करनी है। कौन सी यूज करनी है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करनी है। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब है इकट्ठा जब कर दिया जाता है। सो ऑलवेज यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको प्रयोग करनी है। इसके अलावा बहुत सारे मॉडल्स भी होते हैं भाई, जैसे कि आपने देखा विल, ठीक है। विल के साथ में भाई अगर नॉट लगाएं तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए क्या बनेगा?
और अगर हम सेल के साथ में नॉट लगाते हैं तो जल्दी से बताइए क्या बनेगा। अगर हम कैन के साथ में नॉट लगाते हैं तो जल्दी से बताइएगा क्या बनेगा। कैन का तो बहुत सिंपल है, ठीक है, क्या बनता है, कांट। कैन का क्या बनता है, कांट। ऐसे ही विल का क्या बनता है, वॉन्ट। क्या बन जाता है, वॉन्ट। अब आप ये बताइए कि सेल का क्या बनता है, सेल का, ठीक है, सेल का बताएंगे भाई फटाफट से, सेल का क्या बनेगा, जल्दी जल्दी। अरे कैन का कॉन्ट नहीं होता है भाई एक बच्चा कह रहा है कैन का कॉन्ट, कैन का कॉन्ट नहीं होता है, जल्दी से बताएंगे। देखो भाई सेल का बन जाता है आपका सेंट, ठीक है। ऐसे ही वुड का क्या बनता है, वुड प्लस नॉट, वुडंट। शुड प्लस नॉट, शुडंट, ठीक है। माइट प्लस नॉट, माइटंट, ठीक है। अब आपको बताना है मे प्लस नॉट का क्या बनेगा, मस्ट प्लस नॉट, मस्टंट, ठीक है। मे प्लस नॉट का बताएंगे भाई, मे प्लस नॉट क्या बनेगा, मे प्लस नॉट क्या बनेगा, मे प्लस नॉट, बताओ मे प्लस नॉट का क्या बनेगा। ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा मेंट, नहीं होता है भाई, मेंट आपका नहीं होता है, मेंट जैसा कोई शब्द नहीं है, मेंट नहीं होगा, ठीक है। देखो भाई या तो इसका कांट लगा देते हैं और या फिर इसका हम मस्टंट लगा देते हैं, या फिर हम इसका कई बार इसका हम माइटेंट भी लगा देते हैं। जरूरत के हिसाब से चेंज हो सकता है, जब डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो सारी चीजें इनको सिखा देंगे, ठीक है। तीनों तरीके से इसका बन सकता है, तीनों ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। कैसे कैसे लगाएंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें आपको बता देंगे। इसी प्रकार से भाई बाकी मॉडल्स जो आपके होते हैं उनका भी बन जाता है, जैसे कि नीड है, नीड भी आपका एक मॉडल होता है, नीड प्लस नॉट क्या बन जाता है भाई, नीडंट, ठीक है, नीडंट। और लाइक आपका ऑट टू होता है, ठीक है। सो ऑट प्लस नॉट बराबर ऑटंट, ऑटंट बन जाता है इसका भी, ठीक है, इसका ऑटंट बन जाता है। तो इसी प्रकार से ईटीसी बन जाते हैं आपके भाई। तो इन्हीं को कहते हैं क्या भाई, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो हमने क्या क्या सीखा, नाउन यूज नहीं करना है, मेन वर्ब यूज नहीं करना है, आपको चेंज कभी नहीं करना है टेंस, हमेशा और हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगानी है, हेल्पिंग वर्ब और नॉट को अलग अलग नहीं लिखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक चीज हमें और जो सीखनी है वो भाई क्या है, वो दरअसल ये है कि अगर आपका जो सेंटेंस है, ठीक है, अगर आपका जो ओरिजिनल सेंटेंस था, ठीक है, अगर आपका जो सेंटेंस था वो कैसा था, पॉजिटिव, कैसा था भाई, पॉजिटिव, तो जो आपका टैग बनेगा वो हमेशा और हमेशा कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट ही नेगेटिव हो जाए, ठीक है, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए यानी कि सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाए, तो जो टैग बनाओगे आप, जो क्वेश्चन टैग आप बनाओगे वो आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसा बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग आपका नेगेटिव हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। दूसरा, जो क्वेश्चन टैग होता है
उसमें हमेशा और हमेशा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर आता है, क्योंकि वो क्वेश्चन है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट हमेशा बाद में आता है। तो जो हम यहाँ पे 4-5 पॉइंट लिखे थे, आप इसमें हमेशा 5वां पॉइंट क्या ऐड कर सकते हो, 5वां पॉइंट आपको ऐड कर लेना है, ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट से पहले यूज करना है। दूसरी बात, आपको छठा पॉइंट ये याद रख लेना है, नेवर यूज ऑब्जेक्टिव केस आपको क्वेश्चन टैग में कभी नहीं लगाना है भाई, ठीक है। हमेशा जो सब्जेक्ट वाली चीजें हैं वो आपको यूज करनी है क्वेश्चन टैग में, ठीक है। चलो भाई, अगर ये पॉइंट्स आपके क्लियर हैं तो इसी पॉइंट को समझाने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। उसके हिसाब से ये 6 ऑप्शन हमने बनाए हैं, जिसमें से 5 गलत हैं, ठीक है। जो एक सही है पहले उसको चूज करें, बाकी के जो गलत हैं वो मैं समझाऊंगा कि क्यों गलत हैं। चलो भाई, जल्दी से एक बार बताएंगे, जल्दी से। आनी चाहिए। आ जाओ, देखो, राहुल विल हेल्प अस, राहुल विल हेल्प अस। भाई पहला क्यों गलत है, एक तो रीजन ये हो गया कि विल और नॉट को अलग अलग लिख दिया है। दूसरी बात ये है कि राहुल को यूज किया है, नाउन यूज नहीं होते, इसीलिए ये भी गलत हो गया। दूसरा, यहाँ पे वांट को तो सही लिख दिया, लेकिन राहुल एक नाउन है, तो कभी भी नाउन को हम क्वेश्चन टैग में यूज नहीं करते। तीसरा पॉइंट भाई, यहाँ पे मेन वर्ब का यूज कर लिया गया है, मेन वर्ब को कभी भी क्वेश्चन टैग में नहीं लगाते। चौथा पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे टेंस को बदल दिया गया, यहाँ पे विल था, यहाँ पे क्या कर दिया गया, वुड कर दिया गया। विल को क्या कर दिया है, वुड कर दिया है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे देखो विल को हमने क्या सीखा था, अभी थोड़ी देर पहले ही देखेंगे एक बार। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा था कि अगर यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन टैग बनाना कैसे है। यहाँ पे आपने देखा राहुल आपका सब्जेक्ट है, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्प आपकी मेन वर्ब है। तो क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन टैग कैसा है भाई, कोई नॉट वगैरह आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो पॉजिटिव है, तो टैग कैसा बनना चाहिए, नेगेटिव बनना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या आना चाहिए, नॉट आना चाहिए। और प्लस में भाई राहुल बहुत सिंपल सी बात है, लड़के का नाम है, तो लड़के के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, ही आता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ही आना चाहिए। तो भाई विल का नेगेटिव क्या बनेगा, वांट, और आगे ही, तो ये आपका करेक्ट है। ये क्यों गलत है, क्योंकि इसमें विल को और नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं लिखा है, अलग अलग लिख दिया है, इसीलिए आप इसको गलत मार्क कर दोगे, इसीलिए इसको गलत मार्क कर दोगे, ठीक है। सो ई ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर ये क्वेश्चन आपका क्लियर है, तो अब कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हैं, बहुत बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, एक बार इन सभी को आंसर करके बताएंगे। 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको टैग बताना है, जल्दी जल्दी से फटाफट फटाफट आंसर करेंगे भाई सारे बच्चे। 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, जल्दी से। भाई रोहित पटेल, रैंकर्स 3.0 बैच के टाइम पे हमने कहा था कि प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस नहीं देंगे, लेकिन भाई जैसे जैसे हमारे सॉल्यूशंस बनते जा रहे हैं, रैंकर्स 3.0 बैच में भी पुरानी सीट्स को रिप्लेस करके नई सीट डाल देंगे, चिंता ना करें। ये जो सॉल्यूशन देने का स्कीम है, ये हमने रैंकर्स 6.0 जब बैच आया था वहां से शुरू करी थी। तो उससे पहले के जो बैचेस थे उनमें हमने बिना सॉल्यूशन के सीट दी थी, लेकिन क्योंकि अब हम सॉल्यूशन के साथ सीट बनवाते जा रहे हैं, तो आपके बैच में भी वही डलवा देंगे, 1% चिंता ना करें, ठीक है, चिंता ना करें बिल्कुल भी। आ जाओ।
ही इज लेट अगेन टुडे। देखो भाई, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? ही। हेल्पिंग वर्ब या कहें मेन वर्ब आपकी इज है। ध्यान रखना, इज के हिसाब से इज ही बनता है। इज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, कुछ भी हो, इसका क्वेश्चन टैग आपका हमेशा इज बनेगा। ठीक है, आगे देखें। अब सेंटेंस कैसा है भाई? सेंटेंस कैसा है? बहुत सिंपली आप कह सकते हो, आसानी से, बहुत आसानी से कह सकते हो कि ये सेंटेंस आपका नॉट कहीं नहीं लिखना है। कोई नॉट दिख रहा है? नहीं है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है। तो टैग कैसा बनना चाहिए? नेगेटिव। तो इज का नेगेटिव क्या बनेगा? इजंट। और ही को क्या लिखेंगे? ही। तो इजंट ही। देखो, इट इज रेनिंग, इज हेल्पिंग वर्ब और रेनिंग आपकी मेन वर्ब। क्वेश्चन टैग में सिर्फ क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। तो इज आएगा। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो इज का नेगेटिव क्या बनेगा? इजंट। और सब्जेक्ट क्या है? इट। तो इट को जैसे के तैसा रख देंगे, तो इजंट इट। आगे देखा, मोहन विल कम टुमारो। सेंटेंस का सब्जेक्ट है मोहन, विल है हेल्पिंग वर्ब और कम है मेन वर्ब। हमने कहा था टैग में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है कि अगर आपका सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, तो टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, तो विल का नेगेटिव क्या होता है? वांट। तो क्या लिख देंगे भाई? वांट। तो क्या मैं वांट मोहन लिख दूं? लिख दें भाई वांट मोहन? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि मोहन नाउन है और क्वेश्चन टैग में नाउन नहीं लगाए जाते हैं। तो मोहन के लिए क्या प्रोनाउन लगता है? ही। तो हम लिख देंगे वांट ही। ठीक है, वांट ही। आगे देखेंगे। सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। सी सेंटेंस का सब्जेक्ट, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब और कंप्लीटेड आपका मेन वर्ब। यहां से हम आसानी से दो तीन चीजें कह सकते हैं। क्या क्या चीजें कह सकते हैं भाई? सुनेंगे एक बार। सी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैज ये है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है आपका? कंप्लीटेड। क्या सेंटेंस नेगेटिव है? नहीं। इसका मतलब है सेंटेंस पॉजिटिव है। तो अगर इधर पॉजिटिव है तो टैग कैसा बनना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव टैग बनेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैज। तो हैज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या बनता है? हैजंट। और सी को आप सी के तरीके से लिख दोगे तो हैजंट सी। क्या बन जाएगा? हैजंट सी। आगे, दे वर प्लेइंग इन द गार्डन। दे वर प्लेइंग इन द गार्डन। जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखोगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। तो टैग कैसा बनना चाहिए? नेगेटिव। अगर टैग आपका नेगेटिव बनना चाहिए तो क्या हो जाएगा? वरंट। और दे को तो दे ही रहने देंगे, तो वरंट दे। क्लियर? आगे, द बॉयज हैड ऑलरेडी लेफ्ट द क्लास। अब देखेंगे, द बॉयज आपका सब्जेक्ट, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब, लेफ्ट आपका मेन वर्ब। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। कैसा सेंटेंस है भाई? पॉजिटिव। तो टैग कैसा बनना चाहिए? नेगेटिव। कैसा टैग बनना चाहिए? नेगेटिव। अगर टैग नेगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। तो हैड का नेगेटिव क्या बनता है? हैडंट। क्या बनता है? हैडंट। और भाई बॉयज की जगह पे दे लगाओगे या फिर ही लगाओगे, देखो अगर एक बॉय होता तो ही आता, लेकिन एक से ज्यादा है तो प्लूरल आएगा, तो ऐसे में आपको दे लगा देना है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखो भाई, अगर बात करते हैं हम फीमेल की और तो हम लगाते हैं उसके लिए सी। अगर हम बात करते हैं मेल की तो क्या लगाते हैं? ही। और अगर हम बात करते हैं नॉन लिविंग की, थिंग्स की अगर हम बात करते हैं नॉन लिविंग की, तो नॉन लिविंग के लिए हम क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई? इट लगाते हैं। अगर इनमें से कोई भी प्लूरल आए तो प्लूरल के लिए हमेशा और हमेशा क्या लगाते हैं? दे लगाते हैं। ठीक है, दे लगाते हैं। जैसे कि थिंग्स के लिए इट कैसे लगाते हैं? जैसे कि यहीं पे सातवां सेंटेंस मान लेते हैं, ऐड कर दिया मैंने, लिखा द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, बताओ भाई क्या बनेगा टैग? जल्दी जल्दी बताओ क्या टैग बनेगा यहाँ पे? फटाफट से आंसर करो, क्या टैग बनेगा? जल्दी से बताओ। जैसे ही आपने देखा द बुक, इज के हिसाब से बनाएंगे तो क्या बना? इजंट। और बुक क्योंकि नॉन लिविंग है तो अब की बार क्या बन जाएगा इसके लिए? इट। जैसे यहाँ पे देखो मोहन था लड़का,
तो ही लगा दिया, यहाँ पे लड़के थे तो दे लगा दिया, यहाँ पे किताब है तो इट लगा दिया, यहीं पे कोई लड़की होती तो सी लगा देते। चलो भाई आगे। माई पेरेंट्स रीच्ड हियर लास्ट नाइट करेंगे भाई, बताएंगे क्या बनेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको टेंस पहचानना है। भाई टेंस कौन सा है, जल्दी से अब इसको पहचानेंगे। अब आपको यहाँ पे एक नई चीज क्या दिखी कि कोई भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही है ना, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दिखाई दे रही। तो आप देखोगे रीच्ड आपकी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, V2 है। आपको क्या याद रखना है, ठीक है, हमेशा आपको क्या याद रखना है, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो देखेंगे भाई वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसको किस में चेंज करेंगे, डू में या फिर डज में, ठीक है, डू यानी कि डोंट या फिर डजंट में, ठीक है। और V2 को किस में चेंज करते हैं भाई, डिडंट में। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, ठीक है, और ऐसे ही V1 को किस में चेंज कर देंगे, डू या फिर डज में, V2 को डिड में, कब, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो। अगर सेंटेंस ही नेगेटिव है तो फिर इस तरीके से आ जाओ भाई इधर। अब माई पेरेंट्स रीच्ड सेंटेंस पॉजिटिव है तो V2 को किस में बदलेंगे, डिड नॉट में, तो यहां पे क्या बनेगा आपका, डिडंट। और माई पेरेंट्स दिया गया है तो प्लूरल है, पेरेंट्स तो दो होते हैं, प्लूरल के केस को हम नाउन को किस में बदलते हैं, दे में भाई, प्लूरल के केस में नाउन को बदला जाता है दे में, ठीक है। नेक्स्ट, माई टीचर हैड अ मैजिकल पेन, आगे आंसर करेंगे दूसरे वाले का, ठीक है। बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, माई टीचर हैड अ मैजिकल पेन, माई टीचर हैड अ मैजिकल पेन। देखो भाई यहां पे जैसे ही आपने देखा हैड और आगे अ मैजिकल पेन, अब आपको पता चला कि ये तो मेन वर्ब है। अब आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि हर सेंटेंस में एक मेन वर्ब होती है, हर सेंटेंस में एक मेन वर्ब होती है, ठीक है, किसी भी सेंटेंस की एक मेन वर्ब होती है। तो भाई ये हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, और हमने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन टैग लिखना है। तो अगर ये हैड आपकी मेन वर्ब है तो इसके हिसाब से क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा। अब ये हैड है क्या भाई, हैड यहाँ पे V2 है, और अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो V2 के हिसाब से क्वेश्चन टैग में डिड नॉट आता है, क्या आता है, डिड नॉट। तो हम लिखेंगे डिड नॉट ही, डिडंट ही, क्या लिखेंगे, डिडंट ही, क्या लिखेंगे, डिडंट ही, ठीक है। सो हैड अगर अकेला है, अगर हैड के बाद में नाउन है तो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा डिड नॉट, ठीक है। तो इस बात को भी यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर आपको कहीं पे भी लिखे हैड प्लस नाउन तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा भाई, डिड नॉट। अगर आपको कहीं पे हैव या फिर हैज प्लस नाउन दिखे तो भाई इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हैव के केस में। अच्छा, इसको ना नेक्स्ट स्लाइड पे बता देता हूँ पूरे को, ठीक है। अगर आपको कहीं पे हैड प्लस नाउन दिखे इसका क्वेश्चन टैग बनेगा भाई डिडंट के हिसाब से,
अगर आपको कहीं पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा आपका हैड के हिसाब से, तो हैडंट। ऐसे ही अगर कहीं पे आपको हैज प्लस नाउन दिखे तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, डजंट। अगर आपको हैव प्लस नाउन दिखे तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, डोंट। अगर आपको हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हैजंट। और अगर आपको हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हैवंट। क्या बनेगा, हैवंट। ध्यान देंगे भाई। अगर आपका हैड अकेला आया है यानी कि कोई और वर्ब नहीं है तो उसका क्वेश्चन टैग डिड के साथ बनता है। किसके साथ बनता है, डिड के साथ बनेगा। तो यहां पे जो आपका क्वेश्चन टैग बनना था वो डिडंट ही आएगा। क्या आएगा, डिडंट ही। ठीक है, डिडंट ही। आगे देखेंगे, रमेश एंड महेश आर एब्सेंट। क्या ये नेगेटिव है, नहीं। पॉजिटिव टैग है, अगर पॉजिटिव टैग है तो इसको मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन है तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो आर का नेगेटिव आरंट। और रमेश और महेश मिलके कितने लोग हो रहे हैं, दो लोग हो रहे हैं। अगर दो लोग हो रहे हैं तो दोनों के हिसाब से क्या बनाएंगे, दे। सो आरंट दे। क्या बन जाएगा, आरंट दे। ठीक है, आगे देखो, राखी शुड फॉलो माई ऑर्डर्स। जैसे मैंने लिखा राखी शुड फॉलो माई ऑर्डर्स। अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड। और सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। तो क्या बनेगा, शुडंट। शुडंट राखी। ठीक है, शुडंट राखी। अब ये वाली गलती जो है अक्सर होगी कि स्टूडेंट राखी, और एग्जाम में एक ऑप्शन ऐसा जरूर आएगा। तो ध्यान रखना है, राखी क्योंकि क्या है, लड़की है, दिख ही रहा है ना राखी। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सी। तो स्टूडेंट सी। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हर। ये वाली गलती भी अक्सर होगी, इसको भी ना करें। ना तो हर लिख सकते, ना ही राखी लिख सकते। हमें क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, सी। स्टूडेंट सी, स्टूडेंट सी। तो ना तो हर लिखना है ना राखी लिखना है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग एक और चीज पूछ रहे हैं कि सर बैच में पीपीटी से पढ़ाएंगे या डायरेक्ट बोर्ड पे। देखिएगा, ईदर वे हम किसी भी तरीके से चलें, दोनों तरीके मेरे हिसाब से गलत हैं। पहली बात, अगर टेक्नोलॉजी दी गई है तो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जाना चाहिए। तो एकदम इसको व्हाइट बोर्ड बना के नहीं पढ़ना चाहिए, इस पे बस लिखते जाओ लिखते जाओ। हमें टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहिए हमेशा। दूसरी बात ये है कि ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि सब कुछ लिख लाओ बस रीड करके चले जाओ। जैसे हम इस क्लास में पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आपने इस क्लास में शुरू से देखा, जहाँ-जहाँ थ्योरी का पार्ट आया है, जैसे कि हमने यहाँ से शुरू करी क्लास। जो थ्योरी लिखनी थी हमने खुद से लिखी, जो थ्योरी लिखनी थी हमने खुद से लिखी, जो थ्योरी लिखनी थी हमने खुद से लिखी, जो भी थ्योरी लिखनी थी हमने खुद से लिखी, जो भी थ्योरी थी खुद से लिखी। लेकिन जहां पे बात आई क्वेश्चन की, भाई अब मैं यहां खड़ा होकर क्वेश्चन लिखूं, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने में 2 मिनट तो लगेंगे। उस 2 मिनट में आप चड्डू खाओगे, नहीं ना। इससे बढ़िया है कि क्वेश्चन यहाँ पे हो, उसको हम सॉल्व करके आपको बता दें। ये टेक्नोलॉजी का फायदा लेना होता है। थ्योरी को हम पूरा इसी तरीके से आपको पढ़ाएंगे, एकदम व्हाइट बोर्ड पे, मतलब ब्लैक साइड लेके उसी पे पढ़ाएंगे, सारा खुद से लिखेंगे। लेकिन जब बात आएगी ना क्वेश्चंस की, तो टू सेव टाइम, टाइम बचाने के लिए, आप ही का टाइम है भाई, मेरा टाइम थोड़े ना है। ठीक है, मतलब मेरा भी टाइम है, आपका भी टाइम है। टाइम को बचाने के लिए, अब देखो इतने सारे क्वेश्चंस मैं खुद से पहले लिखता, फिर आपसे कहता कि चलो भाई आप लिख इनके आंसर बताओ। इससे बढ़िया है कि क्वेश्चन मैं ही लिख के लाया हूं, ये क्वेश्चन अलग से नहीं लिखवाए हैं, मैं ही लिख के लाया हूं। क्वेश्चन पहले से लिख रखे हैं, इनके आंसर्स यहाँ पे समझा देंगे। इससे फायदा ये होगा कि जो लिखने का टाइम है उसको सेव करके हम ज्यादा से ज्यादा टाइम आपका समझाने में लगा पाएंगे। आई होप ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। फिर बाद में ऐसा ना हो कि आप कहेंगे अरे सर क्या आप तो पीपीटी, पीपीटी से नहीं पढ़ा रहे हैं। जितनी भी थ्योरी आएगी, ठीक है, वो आपको खुद से लिखाई जाएगी थ्योरी सारी की सारी। लेकिन अगर एग्जाम्पल्स की बात होगी या हम कहें क्वेश्चंस की बात होगी, वो आपको लिख के बता देंगे। यार पहले से लिख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। आ जाओ नेक्स्ट, इस क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। इसका आंसर करेंगे, सी कट हर फिंगर। सी कट हर फिंगर, सी कट हर फिंगर।
भाई यूट्यूब पे नहीं, ऐप पे बैच रहेगा, ऐप पे, ठीक है। CHSL, CGL, CPO, MTS, GD, कोई भी पेपर इस बैच से क्लियर हो जाएगा, चिंता ना करें। आ जाओ, देखो भाई, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसका जो करेक्ट क्वेश्चन टैग होगा वो डज नॉट सी होगा, और कुछ कह रहे हैं डिड नॉट सी होगा। देखो, और कुछ तो डोंट सी भी कह रहे हैं। बेटा कृष्ण, 2 थप्पड़ मारूंगा। डोंट कैसे हो जाएगा, बदतमीज। देखो, सी सब्जेक्ट है और कट आपकी वर्ब है। अब कैसे पहचाने कि कट आपकी फर्स्ट फॉर्म है या कट आपकी सेकंड फॉर्म है? अगर देखो ये फर्स्ट फॉर्म है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना पड़ता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना पड़ता है। तो अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो सी के हिसाब से कट्स लिखते हैं, हम इसको क्या लिखते, कट्स लिखते। तो इसका मतलब है ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, क्या है भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और अगर ये सेकंड फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकंड फॉर्म का क्या बनता है, डिड नॉट। क्या बनता है भाई, तो डिड नॉट सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, डिड नॉट सी, डिड नॉट सी। आगे देखेंगे, दे बीट हिम एवरी डे, दे बीट हिम एवरी डे। अब इसका बताएंगे, क्योंकि जो बीट वर्ब है ना भाई, बीट की सेकंड फॉर्म भी बीट ही रहती है। तो अब कैसे पहचाने कि ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है? तो देखो, ये जो एवरी डे लिख रहा है, इसको एवरी डे को अलग अलग लिख लेना। एक तो एवरी अलग लिखा जाता है और डे अलग, ठीक है। एवरी डे का मतलब है डेली, रोजाना। अगर रोजाना का सेंस आ रहा है, इसका मतलब है कि ज्यादा चांसेस है कि ये प्रेजेंट की बात है। एवरीडे हो गया, डेली हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, ऑफन हो गया, यूजुअली हो गया, ये ऐसे शब्द हैं जो सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट मान लेंगे। तो इसको क्या लिख देंगे भाई, डोंट दे। क्या लिख देंगे, डोंट दे। अच्छा, क्या इसको पास्ट का नहीं मान सकते? मान सकते हैं, पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है। यानी कि इसको हम डिड के हिसाब से भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको डिड नॉट दे भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लिख नहीं सकते, लिख ये भी सकते हैं, लेकिन बेहतर कौन सा है, बेहतर ये है। हालांकि ये भी करेक्ट है, क्योंकि क्या पास्ट में कोई रेगुलर एक्शन नहीं हो सकता है? हो सकता है। मैंने कहा कि यार वो लोग ना बड़े निर्दयी थे, वो उसको रोजाना पीटते थे, पीटते थे, पास्ट है। हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल सब है, लेकिन बेहतर क्या है? सो बेहतर है आपका कि एवरीडे के हिसाब से हम इसको प्रेजेंट मान लें। तो हो सकता है, लेकिन बेहतर आपका कौन सा है, ये आपका बेहतर है, पॉसिबल ये भी है, ठीक है। आगे देखो, दे बीट हिम लास्ट नाइट। भाई लास्ट नाइट से साफ साफ पता चल रहा है कि पास्ट की बात है, और अगर पास्ट की बात है तो ये बीट क्या रहा होगा, सेकंड फॉर्म। अब की बार ये क्या रहा होगा, सेकंड फॉर्म रहा होगा, V2। अगर ये V2 रहा होगा, ठीक है, अगर ये V2 रहा होगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे आपको डिड का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे अब डोंट नहीं लिख सकते, तो डिड नॉट दे, डिड नॉट दे। भाई हर वीक 3 वोकैब क्लास होंगी और 3 कॉम्प्रिहेंशन क्लास, हर वीक, हर वीक 3 वोकैब क्लास, 3 कॉम्प्रिहेंशन क्लास। चले भाई आगे, चलो एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहाँ हमने अभी जो क्वेश्चन टैग है उसका बहुत बेसिक बेसिक पार्ट देखा है। कल YouTube पे ही यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, कल ही कंटिन्यू करेंगे और YouTube पे ही। एक बार फिर से बैच के बारे में बता देता हूँ, ये आपका बैच है भाई। ये बैच सबसे खास बात ये है कि प्री भी कवर करेगा, मेंस भी कवर करेगा। SSC, CGL, CPO, CHSL, MTS, GD, उसके अलावा जो अदर एग्जाम्स होते हैं हेड कांस्टेबल वगैरह के, वो सारे एग्जाम्स, उसके अलावा आपके लाइक आपके NDA, CDS, ये सारे एग्जाम्स हो गए, डिफेंस के जितने भी एग्जाम्स हैं वो, उसके अलावा अदर स्टेट्स के जो छोटे मोटे पेपर होते हैं जहाँ पे इंग्लिश आती है वो सब। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें इंग्लिश आती हो और उसको ये बैच कवर ना करता हो। रैंकर्स 7.0 बैच है। अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। भाई बैच की जो वैधता है, जो वैलिडिटी है, वो 2 साल है। सारा कंटेंट आपका अपडेटेड है, मतलब एक एक क्वेश्चन आपका एकदम अपडेटेड है, कोई भी सीट आपको पुरानी नहीं दी जाएगी, सारी सीट्स अपडेटेड है।
ग्रामर कंप्लीट कराई जाएगी। इस बैच में ग्रामर पढ़ने के बाद आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी के नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस बैच में कंप्लीट पढ़ लिया, कंप्लीट वोकैब कराई जाएगी और कॉम्प्रिहेंशन इससे बेहतर अगर आपको कहीं पे भी कराया जाए तो मैं शर्त लगा सकता हूं इस चीज के लिए। ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज। जितनी भी क्लासेस होंगी उस हर एक क्लास के आपको फ्री पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे और सारी की सारी जो सीट्स हैं वो अपडेट करी जा रही हैं और चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सीट आपको दी जाएंगी। ठीक है, सारी इस तरीके से सीट दी जाएंगी। बैच आज के दिन से स्टार्ट हुआ है 9 मई से। बैच का जो ड्यूरेशन है वो 6 से 7 महीने रहेगा भाई, 6 से 7 महीने कम से कम रहेगा। उससे कम में अगर आप बैच चाहते हैं तो आप वीओडी बैच ले सकते हैं। ये बैच भाई इतना एटलीस्ट चलेगा। एक भी बात में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे कि आप एडमिशन लेने इसीलिए चिकनी चुपड़ी बातें कर लूं, वो मैं नहीं करूंगा। फिर कह रहा हूं कि भाई 6-7 महीने के लिए आपको पूरे तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। डेली 2 क्लास लेनी पड़ेंगी और भाई बीच बीच में आपकी संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली जाएंगी जिसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। हर संडे सैटरडे क्लास नहीं होगी लेकिन बीच बीच में ऐसी क्लासेस भी आएंगी, तो उनके लिए भी आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। भाई जब एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तभी एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे। जब तक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेंगे तब तक एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं आएंगे। और अगर एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं आएंगे तो जो एवरेज है ना, आप उस कैटेगरी में रह जाओगे और एवरेज कैटेगरी का कुछ ना होना भाई। जब तक आप एवरेज से ऊपर नहीं उठोगे तब तक कुछ नहीं होगा। सिलेक्शन लेना है और डंके की चोट पे सिलेक्शन लेना है तो अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही पड़ेगी। और अगर आप में एक्स्ट्रा मेहनत करने का जज्बा नहीं है, अगर आपको रात में जाग के पढ़ाई करने का जज्बा नहीं है, अगर आपको खून पसीना एक करने की समझ नहीं है तो भाई छोड़ दीजिए। ये कॉम्पिटिटिव दुनिया है, यहाँ पे अगर कुछ पाना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। बहुत कुछ करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ेगा। सो अगर उस जज्बे के साथ शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल तैयारी शुरू कीजिए, बेहतरीन ढंग से पढ़िए, शानदार ढंग से पढ़िए। अगर आप में जज्बे की कमी है तो भाई थोड़े दिन रुकिए और पहले उस जज्बे को ढूंढिए, क्योंकि सफलता वही दिलाएगा। आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि आप भविष्य में क्या बनने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। अगले 1 साल भर अगर आपने बहुत ढंग से मेहनत कर ली तो फिर उसके बाद आने वाले अगले 30 साल 35 साल लगभग आप आराम से बैठ के जिंदगी को जी पाओगे, जिंदगी के मजे ले पाओगे। अगर ये जो आगे आने वाला 1-1.5 साल है, अगर इसमें मेहनत नहीं करी तो यकीन मानिएगा पूरी जिंदगी स्ट्रगल से भरी रहेगी। हमेशा और हमेशा एक ही मन में कसक रह जाएगी कि यार काश थोड़ा सा और कर लिया होता। काश जब हमारा पीक टाइम था उस टाइम पे हमने अपना पीक दिखाया होता, हमने उस मेहनत से काम किया होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। ऐसा आपको कभी ना सोचना पड़े, इसके लिए भाई आज एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हमारी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी, इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि अगर आपको कंप्लीट तरीके से तैयारी करनी है तो आपको लेना चाहिए हमारा कंप्लीट कॉम्बो बैच। कॉम्बो बैच इसलिए हम रिकमेंड करते हैं क्योंकि कॉम्बो बैच एक ऐसा बैच है, इसके अंदर आपको 5-5 सब्जेक्ट मिल जाते हैं। जहां पर रीजनिंग विक्रमजीत सर सबसे बेहतरीन रीजनिंग के टीचर, मैथ्स आदित्य सर कोई तोड़ ही नहीं है, इंग्लिश मैं खुद पढ़ाऊंगा, आपको बता दिया बैच में क्या क्या कराऊंगा, जीके जीएस हमारी पूरी टीम शानदार है और कंप्यूटर भी अब की बार हमने इसमें रखा है। सो 4 नहीं 5-5 चीजें हैं। और क्योंकि अगर आप इंग्लिश स्पेशल बैच लेते हो तो आप सभी जानते हैं कि इसकी फी आपको 900 रुपये पड़ती है और 900 900 900 आप मतलब टोटल 3600 रुपये ना पे करके बेहतर है कि सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये पे करें और चारों सब्जेक्ट एक साथ बहुत शानदार तरीके से पढ़ें। हम यही रिकमेंड करते हैं, बाकी आप लोगों की कॉल है फाइनल कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा चैप्टर की एक समरी दे दी जाएगी, एक प्रॉपर छोटे से कंसाइज नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, प्रिंटेबल फॉर्म में होंगे जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं, रिवीजन के काम आएंगे आपके। उसके अलावा ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी इस बैच में सुविधाएं हैं। अगर आपको बैच की सुविधाएं ठीक लगती हैं, मेरा पढ़ाना ठीक लगता है तो आप बैच ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। साथ ही साथ में आपको ये क्लास कैसी लगी, हमारा पढ़ाना कैसा लगा, ये आपका जो फीडबैक है उसको भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, फटाफट से जैसे वीडियो खत्म होती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसी समय इसी चैप्टर के साथ में आगे बढ़ते हुए। थैंक यू सो मच।
जय हिंद, जय भारत।